और जी जनाब वेलकम बैक। और इसी के साथ एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अब जो सिलसिला शुरू हुआ वो हम बात करेंगे उस हवाले से कि जहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा ज़िंदगी में ना सिर्फ आगे बढ़े बल्कि आगे बढ़ने के साथ साथ ज़िंदगी में सही जगह पर जाकर मुल्क से बाहर जाना चाहता है तालीम के लिए या जॉब के हसूल के लिए, कोर्सेज़ करने के लिए। यानी आपका जैसे आप बाहर जाते हैं तो काफ़ी ममालिक में आईलेट्स टॉफल को मस्ट कर दिया गया है। तो जब ये तमाम सिनेरियोस हमारे सामने आते हैं, यानी बैरून मुल्क स्टडी के लिए जाना या जॉब के लिए जाना, तो एक ही नाम सामने आता है स्टूडेंट नेस्ट, जिसके रूह रवां अली हैदर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि थ्रू आउट द वे मेरी बीमारी में भी बात करते रहे, रमीज़ भाई के साथ लिंक्ड में रहे और तमाम चीज़ों को देखते और सुनते रहे। तो आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे मिजाज है आपके? और आई होप आप बेहतर होंगे, लेकिन आपकी आवाज़ से लग रहा है कि अभी भी आप फुली रिकवर। बिल्कुल, वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवर होता है इसी के साथ इंशाल्लाह। इसी के साथ यासिर इकबाल भाई जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, हर अमूर पर बात करते हैं और रिसेंटली उम्रा करके आए हैं, तो उनको तमाम इंटायर टीम ऑफ मेट्रोवन की जानब से, मेरी जानब से बहुत बहुत मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह ज़ीशान भाई, जज़ाकल्लाह। और मैं फ़कत इब्तिदा में ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा तमाम नाज़रीन को, आपकी बड़ी तवील एक बड़ी माशाल्लाह फ़ैन फॉलोइंग है कि हमारे ज़ीशान भाई अलालत का शिकार हैं, माशाल्लाह रिकवर हो रहे हैं। ही इज़ ए स्ट्रॉन्ग मैन। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे। आप वहाँ पर भी खुसूसन अल्हम्दुलिल्लाह नाम के साथ याद रहें अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे भाई। ओके जी। इसी के साथ साथ हम बताते चलें कि हेल्प डेस्क पाकिस्तान, वो एनजीओ जो कि आपकी ना सिर्फ मदद करती है बल्कि खालिद हारून भाई आगे बढ़कर आपको बताते हैं कि ज़िंदगी किस तरीके से जी सकते हैं। गो कि मेरी उनसे कल बात हुई और जो चीज़ें मैंने एक जगह और सेंड की जहाँ पर रोज़ पूछा जाता था कि इंजेक्शन कब लगेगा, तो आज कल मेरी जब बात हुई, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स, जो चीज़ें फेस आप कर रहे होते हैं वो सिर्फ आपको पता होती हैं और टाइम पास बहुत लोग होते हैं, और ना किसी मैं धमकियों से डरता हूँ और ना ही कभी मैं डरूँगा। और अगर बात आए तो अनऑफिशियल अनरजिस्टर्ड एनजीओ चलाने के केस में जब आप अंदर जाते हैं तो फिर वापसी नहीं होती। साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा, मैंने कहा जी 85,000 की इंजेक्शन पर वीक है, तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच। और उनको सपोर्ट करें, जो आपको सपोर्ट करता है, जो आपके लिए बात करता है। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगा स्टार्टिंग में ही कि कोई खुशी से हाथ नहीं फैलाता, मजबूरी इंसान को उस नहज पर ले आती है कि आप हाथ फैलाने पर मजबूर होते हैं। दुनिया का फंडा चलता है कि आपके लिए शायद फ़न होता है, आपके लिए शायद टाइम पास होता है, और फिर मुझे ये नहीं समझ आती कि इंजेक्शन आपको लग रहा है तमाम चीज़ें, फिर उसके बाद मूवीज़ बनाकर डालना, तो उसको बहुत अच्छे से मैं भी एक्सपोज़ कर सकता हूँ। और मैं जिस चैनल पर बैठा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि वो फिर बहुत बेहतर तरीके से आपको सबक सिखाता है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हेल्प डेस्क पाकिस्तान इज़ द वन, जो कि आपका नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले है। नहीं, अब अपने एहतियात, अपने सदक़ात, अपने ज़कात बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा बन सकते हैं इस फाउंडेशन का। और मुझ जैसे काफ़ी लोग जो कि अलालत का शिकार हैं, आप उनकी मदद कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहित अंसारी ने हमें ज्वाइन इन किया है, हम उनको भी खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहित, कैसे हैं आप? कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह बात करें, आप बताएं कैसे हैं? अल्लाह का करम है मोहित, अब तो काफ़ी हद तक बेहतरी आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला यही सफ़र इस तरीके से आगे जारी और सारी रखें। अली हैदर भाई आपकी तरफ आएंगे और चीज़ों को, जैसे कि हम देख रहे हैं कि डेली बेसिस पर पेट्रोल बढ़ रहा है, डेली बेसिस पर चीज़ें मुश्किल होती चली जा रही हैं। तो कंसल्टेंसी और अब्रॉड के लिए मुल्क से बाहर जो जाना चाहते हैं लोग, स्टूडेंट नेस्ट और अली हैदर आइलेट स्पेशल जो है, वो किस तरीके से उनको गाइड करते हैं? सबसे पहला सवाल ये कि आपका पहला सवाल क्या होता है कि क्यों जाना चाहते हो या क्या जो है वो सिनेरियो है? देखिए ज़ीशान, ऐसा होता है कि जब हमारे पास कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी केस आता है और वो कहते हैं कि हमें बाहर जाना है, तो डेफ़िनेटली हमारा पहला क्वेश्चन ये होता है कि ठीक है, आप जाना चाह रहे हैं, स्टडी के लिए जाना चाह रहे हैं या वर्क के लिए जाना चाह रहे हैं, इमिग्रेशन क्या प्रोसेस है? क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं, एजुकेशनल कंसल्टेंट में स्टडी को डील कर रहे होते हैं। तो अब स्टडी में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये है कि ठीक है, आपकी करंट क्वालिफ़िकेशन और आपकी CGPA क्या है, राइट? आपके एजुकेशन में गैप अगर है तो कितना गैप है, नहीं है तो अगर नहीं है तो वेरी गुड। आप अगर जॉब कर रहे हैं तो वो जॉब आप रिलेटेड फील्ड से कर रहे हैं या आउट ऑफ द फील्ड जॉब कर रहे हैं। एंड देन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है फिर बजट, कि आपका बजट क्या है, क्योंकि हमें ये देखना होता है कि जिस कंट्री में वो जाना चाह रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, तो उनका वो बजट है या नहीं है।
तो उसको जो है हम एक असेसमेंट फॉर्म देते हैं, और जब वो कैंडिडेट असेसमेंट फॉर्म फिल करते हैं तो उसके बाद मेरी टीम उसकी प्रॉपर असेसमेंट करती है, हम उनकी ट्रांसक्रिप्ट्स चेक करते हैं, देन फिर हम उनको सजेस्ट करते हैं कि ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल कोई कैंडिडेट जर्मनी जाना चाह रहा है तो अकॉर्डिंग टू हिज क्वालिफिकेशन क्या जर्मनी में उसका स्कोप है या नहीं है, क्योंकि आगे जाके उसको ऑब्वियसली बात है विद स्टडी जॉब भी करनी है। अगर हमें लगता है कि वो फॉर एग्जांपल एआई बेस से है, मीडिया साइंस से है, तो इस वक्त जर्मनी में मीडिया साइंस और एआई का एक अच्छा स्कोप है, हम उन्हें फिर रिकमेंड करते हैं कि ठीक है आप जर्मनी जा सकते हैं। या हमें लगता है कि वो अगर किसी और कंट्री में जा सकते हैं, बेल्जियम जा सकते हैं, स्वीडन जा सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू डैट वी रिकमेंड है। तो सबसे पहले केस असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी। शायद यही रेशो है कि आपका सक्सेसफुल रेट 100% है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला मौला का बहुत करम है, आप जैसे लोगों की दुआएं हमारे साथ, कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इटली की बात कर रहा हूँ तो आज से 3 साल पहले अगर इटली में देखा जाए तो वीज़ा रेशियो इटली का जो है वो 70-30 था, यानी 70% वीज़ा आता ही नहीं था। तो जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता था और वो कहता था कि मुझे इटली जाना है, तो हम उन्हें पहले क्लियर बताते थे कि देखें वीज़ा रेशियो 70% है, हम आपको रिकमेंड नहीं करेंगे। तो व्हाट वी बिलीव इट्स गुड टू बी ट्रू, और इस वजह से जो पॉसिबल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं वो हम क्लियर बताते हैं। और जब हमें लगता है कि ये कैंडिडेट भले ही जितना भी स्ट्रॉन्ग हो फाइनेंशियली, लेकिन इसकी प्रोफाइल वो मैच नहीं कर रही है कंट्री से, तो हम ये नहीं करते हैं कि हमें पता है कि वो वहाँ नहीं जा सकेगा और हम उसका केस लेने और बाद में उससे कहें कि सॉरी। हम उन्हें क्लियर बता देते हैं कि देखें वी आर नॉट गोइंग टू टेक द केस, उसकी वजह ये है क्योंकि आपका वहाँ पे रिजेक्शन आ सकता है। तो दैट्स वाई हम जो है क्लियर कट बता देते हैं। इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रेशो बहुत अच्छा चल रहा है, चाहे वो स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड हो या इंग्लिश टेस्ट प्रिपरेशन हो, आइल्स, टॉफल, पीटीई, पीटी कोर, तो इन तमाम चीज़ों में अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी क्लियर एंड वी बिलीव इट्स ऑलवेज गुड टू बी ट्रू। ज़बरदस्त, यानी स्टूडेंट नेस्ट आपको तमाम चीज़ें 100% ट्रू और जेन्युइन करके बताता है कि आप यहाँ के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। दैट्स वाई द सक्सेसफुल रेशियो ऑफ स्टूडेंट इज़ 100% माशाल्लाह। यहाँ से भाई आपकी तरफ आता है, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। रोज़ बरोज़ पेट्रोल को बढ़ाया जा रहा है और हुकूमत पाकिस्तान ने टाइम देखा कि नहीं इस वक्त मौका है, चौका मारे, अब वो हफ्ते बार पेट्रोल को बढ़ा देते हैं। तो गरीब आवाम कहाँ जाए। और आज से तो मैंने सुना था कि पेट्रोल पंप्स को 5 मई तक बंद करेंगे, और पेट्रोल पंप्स के कुछ एसोसिएशंस ने और मालिकान ने ये कहा था कि अगर कोई गाड़ी रुख करेगी पेट्रोल भरवाने का या कोई पेट्रोल पंप खुला है तो हम गाड़ी को भी तोड़ देंगे। सोशल मीडिया पर खबर पब्लिश हुई, उसके बाद ये कहा गया कि फ़ेक है ABCDFG। तो कितना हद तक सदाकत आप समझते हैं और क्या कहेंगे लोगों के रद्द अमल के बारे में? देखें ज़ीशान भाई, मैं अभी इस हवाले से कुछ चीज़ें देख रहा था। देखिए, मोटिवेशनल स्पीकर का मतलब चीज़ों को मोटिवेट करना ज़रूर है, मगर जो रियलिस्टिक जो बात है, जो असल तस्वीर है, उससे तो मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। आप किसी भी इंसान को उम्मीद तो दिला सकते हैं। जैसे अभी भाई ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही कि उन्होंने कहा कि हम जो है एक दौर में इटली को रिकमेंड नहीं करते थे क्योंकि वहाँ पर रेशो ही कुछ और था ना, ठीक है। सिमिलरली अब ये जो इन्फ्लेशन हिट हो रही है, आपको शायद सुन के हैरत होगी कि 2020 और 2021 जब हम कोविड से बाहर आए थे उस वक्त हमारे यहाँ पॉवर्टी रेट था समथिंग अराउंड 20%। मैं 2026 की बात नहीं कर रहा, 2025 तक ये पॉवर्टी रेट जो है वो हो गया है 45%, विच इज़ मोर देन डबल इन द लास्ट 5 years। अभी हमने 2026 को शामिल नहीं किया जब से ये पेट्रोल बढ़ना शुरू हुआ है। तो बहरहाल अब ये जो इजाफा हो रहा है पेट्रोल में ड्यू टू वट एवर द रीजंस आर, बट डेफिनेटली वी आर लैकिंग इन द प्लानिंग्स एज वेल। क्योंकि देखें जंग तो हो रही है, अल्लाह ताला आफियत करे, लेकिन ये कि हम इससे एक बात बड़ी वाज़ेह नज़र आती है कि हमारे पास इन द लॉन्ग रन हमारे पास कभी भी किसी भी एमरजेंसी के लिए कोई प्लानिंग नहीं है। इट्स अ वेरी क्लियर फैक्ट कि अभी मैं उम्रे पर भी गया और मैं बड़ा हैरान हुआ कि सऊदीया डायरेक्टली इस जंग में मोर और लेस इन्वॉल्व है, बट आई हैव नॉट हर्ड अ सिंगल पर्सन टॉकिंग अबाउट इट। हर शख्स प्रोग्रेसिव था, हर शख्स अपने आप में लगा हुआ था, ना वहाँ इन्फ्लेशन में कोई डिफरेंस था, ना पेट्रोल प्राइसेस में हाइक था। ठीक है, उनके पास अपना पेट्रोल निकलता है, दे आर हैविंग दैट बेनिफिट एज वेल, मैं ये नहीं कह रहा, मगर बात ये कि हमारे पास लैक ऑफ प्लानिंग का बहुत बड़ा इशू है फ्रॉम द लास्ट सो मेनी ईयर्स। मतलब हम शायद पता नहीं प्लानिंग या तो करना चाहते नहीं हैं या शायद हमें मतलब हमें आती नहीं, खैर आती तो है लेकिन मतलब हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है। हम पता नहीं क्यों हर चीज़ अनप्लान करते हैं, हर चीज़ को हम आसान ज़बान में कहूँ तो जिसे कहते हैं ना बिला वजह छेड़ देते हैं और बाद में सर पकड़ के बैठे रहते हैं। क्या वो यूनिवर्सिटी रोड हो,
चाहे वो मेट्रो बस का प्रोजेक्ट हो। तो देखिए ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये सब चीज़ें सोने में सुहागा का काम करती हैं। अगर आपके मुल्क के आप कहते हैं कि भाई जंग का इम्पैक्ट है, चलें फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट वी एग्री विद इट। नाउ द पॉइंट इज, जंग तो अभी हो रही है ना, पिछले 75 सालों में हमने कोई भी मेट्रो ट्रेन का सिस्टम या मेट्रो बस का सिस्टम क्यों जनरेट नहीं किया? अगर हमने ऐसा एटलीस्ट ये कर लिया होता तो ये जो पेट्रोल का जो हाइप है ये इतना ना अफेक्ट भी ना करता और एक आम आदमी उससे इतना इम्पैक्ट पे नहीं आता। हमारे यहाँ चीप ट्रांसपोर्ट वैसे भी नहीं है। एक 25-30 हज़ार की नौकरी करने वाला आदमी मजबूर है कि वो अपने लिए पर्सनली जो है एक बाइक खरीदे। सही है। तो जाहिर है आपकी डिमांड वैसे ही बढ़ जाती है। आप यूनिवर्सिटी रोड पे निकले तो आपको पता है कि कितना वक्त लग रहा है, कितना नहीं लग रहा, कितनी जानें जा चुकी हैं उस रोड पर और वो बनकर ही नहीं दे रहा। तो बहरहाल ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं। आप किसी को मोटिवेट ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन मोटिवेशन के लिए भी जो है ना रियलिस्टिक ग्राउंड का होना ज़रूरी है ना। अगर एक चीज़ की रियलिटी ना हो तो आप गलत बयानी तो नहीं कर सकते। तो बात फिर वही वाली बात है कि हम अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की ज़ात से पुर उम्मीद हैं और हमेशा बेहतरी की तवक्को करनी चाहिए, जो कि हम करते हैं। अल्लाह करे ये जंग खैरियत से उम्मत के हक़ में जाए और ये ख़त्म हो और चीज़ें वापस मामूल पर आए। बट इन ऑल द केसेस वी नीड टू प्लान फॉर आवर कंट्री, वी नीड टू प्लान फॉर द जनरेशन। दूसरी बात यासिर भाई मैं ये कहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने ईरान को फतह दी कि सुपर पावर के आगे डट के खड़ा हुआ और उसको पीछे हटने पे मजबूर किया। तो ये अल्लाह ताला किसी के हाथ में ऐसा कहते हैं ना सर पे ये ताज पहना। तो दूसरी चीज़ ये बड़ी एक फ़नी बात मैंने पढ़ी थी और जो मैं अक्सर प्रोग्राम में भी कहता हूँ कि दुनिया के किसी भी खत्ते में जंग हो, नुकसान सिर्फ 3 ममालिक का होता है, जो लड़ रहे हैं और एक तीसरा पाकिस्तान। तो मकसद ये है कि पेट्रोल जहाँ पर जंग लगी हुई है और 10 रुपये लीटर जिसको हम बम से उड़ा रहे हैं, यानी सबक सिखा रहे हैं अफगानिस्तान, वहाँ पर 99 रुपये लीटर और हम 400 रुपये लीटर पे पहुँच गए। क्या कहेंगे मोहित भाई इस बारे में? देखें, कोविड का दौर गुजारा हमने, बहुत मुश्किल तरीन दौर था। तो इस मुल्क में और इस कौम में बड़ी ताकत है और मैं बड़े लोगों से मेरी बातचीत चल रही थी तो वहाँ हमने यही बात की कि ये वक्त भी हमारा गुजर जाएगा, लेकिन जो मसला है वो अनफॉर्चुनेटली हुक्मरानों का है और हमारी वो उन लोगों का है जो इस मुल्क को चला रहे हैं। वरना आवाम में बड़ी ताकत है, आवाम बड़ी मेहनती है और ये आवाम जो है वो आपने देखा होगा जब कोविड में जब सबके चूल्हे बंद हो गए थे, कारोबार बंद हो गया था, लोगों ने किस तरीके से एक दूसरे का साथ दिया। ये कौम किस तरीके से किस सानिया में खड़ी नहीं हुई, हर जगह खड़ी हुई है। अभी बात चल रही थी प्लानिंग की, बिल्कुल सही बात है, हम प्लानिंग कर सकते हैं, हमें प्लानिंग आती है, लेकिन जो करने वाले हैं शायद वहाँ कोई प्लानिंग वाला नहीं है या वो इसको सोचते नहीं है। तो असल चीज़ ये है कि हमारे पास चीज़ें सब हैं, वसाइल सब हैं, उनको कैसे इस्तेमाल करना है और किस तरीके से इस्तेमाल करना है और जिनको करना है वो सही नहीं कर रहे। इसका रोना हम हर जगह रो रहे हैं, हर बंदा इस बात पे बात कर रहा है, लेकिन अल्लाह से दुआ कर सकते हैं और उम्मीद लगा के बैठ सकते हैं कि ये वक्त भी ख़त्म होगा, दूर जाएगा और इंशाल्लाह इस मुल्क में भी खुशहाली आएगी और इस मुल्क में भी तरक्की आएगी, क्योंकि यहाँ की आवाम बड़ी ताकतवर है, यहाँ की आवाम बड़ी हिम्मत वाली है, यहाँ की आवाम बहुत मेहनती है। मतलब मैं इस कौम को हर सानिए पे देखता हूँ और हर मौके पे देखता हूँ कि जिस तरीके से ये कौम, ये लोग, ये आवाम जिस तरीके से एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं, शायद अगर इनको अपॉर्चुनिटी दी जाए और शायद हमारे अगर हुक्मरान, हमारे लीडरान अगर हमें मतलब थोड़ी बहुत भी बेहतरी की उम्मीद के साथ मिल जाए तो शायद ये कौम की तकदीर बदलते हुए दुनिया देखेगी कि ये मुल्क किस तरीके से तरक्की करता है और किस तरीके से आगे जाता है। ज़बरदस्त जी। और साथ साथ हम यही कहते हैं कि होप फॉर द बेस्ट, लेकिन हुकूमत को भी इक़दाम ऐसे करने होंगे कि अवाम उनके ख़िलाफ़ ना हो। इसी के साथ एक वक्फ़ा, देखते रहिए मुस्कुराती सुलभावित जी शान सर। जनाब वेलकम बैक। और अब हम आते हैं दोबारा मोहित भाई की तरफ। मोहित भाई मुझे बताइएगा कि आपका भी ताल्लुक़ मतलब गवर्नमेंट सेक्टर से है, तो अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो 552 लीटर में से 2 लीटर कम करके 550 लीटर अपने पास रखना आवाम के साथ कितनी दोस्ती है? देखें, इस टाइम तो कोई भी हुकूमत के किसी फैसले को डिफेंड नहीं कर सकता, ना करेगा। ऐसा ही है। हाँ, अगर हम जो है वो उनका लिबादा ओढ़ लें तो हम कह सकते हैं ठीक है, जो हो रहा है मजबूरी है, ये है वो है। लेकिन अभी हम इम्पैक्ट की बात कहते हैं, मैं खुद सोच रहा था कि अभी प्राइस हाइक होती नहीं है मार्केट में कि हमारे पास इम्पैक्ट पहले चला जाता है। ऐसा ही है। प्राइस डाउन होती है तो हम बात करते हैं कि अभी तो डाउन हुई है, हमारे पास तो 20 दिन बाद इम्पैक्ट आएगा, तो अभी हम डाउन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो है ना
इस कौम के लिए सोचना पड़ेगा, उस तबके के लिए सोचना पड़ेगा जो 40-50 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, अपने घर पे बीवी बच्चे माँ बाप के साथ रह रहे हैं, वो किस तरीके से अपने खर्चे पूरे करेंगे, किस तरीके से एक मज़दूर, आज मज़दूर का लेबर डे मनाया जा रहा है 1 मई, उस मज़दूर जो आज भी मैं अभी आते हुए देखते हुए आया हूँ, मज़दूर वही अपनी जगह पे बैठा हुआ और वही रिक्स और रोटी की तलाश में कि कोई मुझे आके 1000-2000 की दिहाड़ी पे मुझे ले जाए। मैंने स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम कहा कि मज़दूरों का आलमी दिन सिर्फ उनके लिए है जिनकी पॉकेट भरी हुई है, वरना आंधी हो, तूफ़ान हो, ज़लज़ला हो या इवन आसमान से आग गिरे, जिसने डेली वेजेस पर यानी रोज़ कमाना रोज़ खाना, वो आपको थड़े पर, फुटपाथ पर, गलियों में चक्कर लगाता हुआ मिलेगा कि मेरे लिए बच्चों के लिए रोज़ी मिल जाए। देखिए लेबर डे हम सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, सब चीज़ें, इसमें 50% तो वो लोग हैं जो सिर्फ सेलिब्रेट करके भूल जाते हैं, लेकिन शायद 50% वो लोग हैं जो उम्मीद देते हैं लेबर को भी, और कुछ हम बात करते हैं तो हमारे देखिए इंसानियत ना दिल में भी ज़िंदा है। हम ये कह सकते हैं कि चलो 50% लोग नहीं सोचते, लेकिन 50% तो सोचते हैं। इस्लाम भी हमें कहता है कि लेबर की, मज़दूर की, उसकी पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी दी जाए। तो यही एक पैगाम है लेबर डे पे कि अगर हम यही पैगाम दे दें, आपको देनी है, मैं हमेशा बात करता हूँ। लेकिन अगर मजदूरी मिलेगी तो मजदूरी दी जाएगी ना। मसला ये कि यहाँ तो मजदूरी नहीं मिली है। दूसरी बात यह है कि जो आवाम के जो भी लोग हैं जो कि आवाम को यानी मज़दूरों को होप देते हैं कि यस हम आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे, वो बिल्कुल हुकूमत की तरह है कि जब डे 1 होता है तो बहुत होपे देते हैं, फिर जाते हुए होप्स देते हैं, फिर अगर इलेक्ट ना हो तो फिर कहते हैं दुआएं करेंगे और फिर आकर दोबारा होप्स देते हैं। तो होप्स तो बहुत सारी हैं। देखिए मैं निशान भाई हमेशा कहता हूँ कि हम इंडिविजुअल चलें, अभी हम हुकूमत की बात नहीं करें, अभी हम दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं करें, हम तो खुद सही हो ना। अगर हमारे घर पे, वो भी तो लेबर है ना, जो मजदूर हमारे घर पे आ रहा है, जो मासी हमारे घर पे काम कर रही है, जो एसी वाला एसी टेक्नीशियन लगाने आ रहा है, जो प्लम्बर हमारे घर में नल के सही करने आ रहा है, जो इलेक्ट्रीशियन हमारे घर की, वो भी हमारे लिए मजदूर है, वो भी लेबर है, वो भी एक काम कर रहा है। हम उसको उसकी जायज़ अमाउंट दें, हम उसकी, मैंने यहाँ तक देखा है, मैं हमेशा इस बारे में बात करता हूँ। थोड़ी सी आपकी बात से इख्तिलाफ करूँगा कि ये वो कैटेगरी है जो कि अफोर्डेबल है ना, उसके लिए तो एंजॉयबल डे है। आज छुट्टी का दिन है, जो मासी रख रहा है, जो चौकीदार रख रहा है, जो गार्ड रख रहा है, वो इनफ, उसके पास इतनी इनकम है कि वो जनरेट कर सकता है। मैं तो यहाँ उसकी बात कर रहा हूँ जो कि मजदूर है, रोड खोदने वाला, ठीक है, वो जब खाली हाथ रात में वापस जाता है तो घर वाले क्या सोचते हैं। देखिए मैं यहाँ पर मुखैर हजरात की बात करूँगा जो कि डिफरेंट पॉइंट्स पर खाना खिला रहे हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी एज वेल भीख तो है ना। आप अपने हाथ से तो कमा के नहीं खा रहे। हमारे पास सिनेरियो नहीं है उन लोगों के लिए जो कि प्लम्बर्स हैं, जो कि मेसन्स हैं, जो कि रोड खुदाई वाले लोग हैं, जो कि आपका देहाड़दारी पे काम करने वाले निशान भाई इस बात में मैं कहूँगा कि जो खाना खिलाने की जहाँ तक बात है ना, मैंने इसको कभी भी सपोर्ट नहीं करा, कभी भी प्रमोट नहीं करा, कभी भी इस चीज़ की तारीफ़ नहीं करी। मैं हमेशा हुनर की बात करता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप लोगों को हुनर दें। हुनर जो है मेहनत होना, और मेहनत के साथ प्लस हुनर। कोई भी बंदा अगर हुनर रखता है वो भूखा नहीं मरेगा, वो भूखा नहीं सोएगा। हुनर, आज हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों को खाना खिला रहे हैं, हम लोगों को जो है वो अपने पास बुला रहे हैं और बस 3 रोटी ही खाना हम समझ रहे हैं कि हमारा फ़र्ज़ पूरा हो गया। नहीं, आप, इस मुल्क में कमी है, इस शहर में कमी है, आप इंडस्ट्रियाँ लगाएं, आप टेक्निकल कॉलेजेस खोलें, आप टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोलें, एक घर में आप मोटरसाइकिल मैकेनिक बनाएं, आप एक घर में इलेक्ट्रीशियन बनाएं, आप एक घर में, ये हुनर अगर लोगों तक जाएगा, क्योंकि हुनर जिसके पास होता है, कैमरा लगाने वाला टेक्नीशियन, आप इलेक्ट्रीशियन देख लें, आप कोई भी बंदा देख लें, आप एसी के काम में माशाल्लाह बहुत अच्छी इनकम है। एक बंदा जाता है, वो घर का एसी खोलता है, उसको वॉश करता है, 3-4-5 हज़ार रुपये लेकर चला जाता है। हुनर है उसके बाद, वो टेक्निकल चीज़ें जानता है। तो हमें लोगों को और आवाम को और जो निचला तबका है उसको भी, लेबर को भी ये माइंडसेट में डालना पड़ेगा कि आप अपने बच्चों को, आप अपने आने वाली नस्ल को हुनर सिखाएं। हमारी यहाँ पर थोड़ा सा गलती ये है कि हर स्कूल्स के अंदर होना चाहिए। जब क्लास 7 में बच्चा आता है तो उसको 4 साल 7, 8, 9, 10 एंड मैट्रिक, मतलब 4 साल आप लोग हैं ना, उसके अंदर आप 2 पीरियड्स वीक में या 3 दिन रखें कि बच्चा एसी के काम में, अगर इंडोर्स होना चाहता है वो एसी के काम में, इलेक्ट्रीशियन है, ये स्कूल्स को अब करना पड़ेगा। ये इंडिया के अंदर है। इंडिया का एक इंजीनियर, उसको नलके लगाने भी आते हैं, उसको लॉक लगाना भी आता है, वो वायरिंग भी अच्छी कर लेते, क्योंकि उनके स्कूल के अंदर ये चीज़ें। अलीदर भाई आपकी तरफ आएंगे, मुझे ये बताइएगा कि इंग्लिश टेस्ट से लेकर जो रिलेटेड जो स्कैम हो रहे हैं वो क्या है। अच्छा देखिए, इस वक्त इंग्लिश से रिलेटेड ऑनलाइन और ऑन साइट जो है टॉफल, आइल्स और पीटी को लेकर काफ़ी स्कैम किया जा रहा है। स्कैम इन द सेंस कि अब एक, फॉर एग्जांपल, एक आइल्स की प्रिपरेशन होती है और आइल्स की जो टोटल फीस है जो एग्जामिनेशन हॉल पे दी जाती है वो
6,300 विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट। एक कैंडिडेट वो फीस दे के टेस्ट देता है। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में ऐसा हो रहा होता है कि वो कैंडिडेट से चार्ज करते हैं 8,000 और वो उनको ये कहते हैं कि ठीक है हम आपको पढ़ाएंगे, और जब वो एक डेमो सेशन के लिए आता है स्टूडेंट तो वो डेमो से 1-on-1 देते हैं, और जब वो फिज़िकल पहुंचता है मतलब क्लास के लिए तो क्लास में वो ये देखता है कि एक रूम में 15 बच्चे बैठे हैं। सही। अच्छा, उन्होंने डेमो तो 1-on-1 दे दिया, उन्होंने फ़ीस भी ले ली। फ़ीस लेने के बाद जब उन्होंने रिसिप्ट दी तो उसमें ये मेंशन है कि फ़ीस इज़ नॉट रिफंडेबल नॉर ट्रांसफर्ड। अब वो कैंडिडेट वहाँ पे बैठ के ये देख रहा है कि 15 बच्चे बैठे हुए हैं और 15 बच्चे 1 घंटे की क्लास में अगर आइल्स की या टॉफल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि उनके पास कितना टाइम मिलेगा, कितने मिनट्स मिलेंगे डिलीवर करने के लिए। तो ये एक सबसे बड़ा स्कैम आ रहा है। और सेकंड, ऑनलाइन, ठीक है, आई ऑल्सो टीच ऑनलाइन अल्हम्दुलिल्लाह। तो करवाते हैं ना आइलेट्स और टॉफल ऑनलाइन, तो वो कहाँ करवाते हैं वो भी बताइएगा। बिल्कुल ऑनलाइन, जैसे मैं अब आपसे ये कहने वाला था कि मैं जब ऑनलाइन की प्रिपरेशन करा होता हूँ तो मेरा हमारे स्टूडेंट्स का एक मोटिव ये है कि हम 1-on-1 ऑनलाइन कराते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ज़ीशान आप आते हैं, मैंने कहा कि ज़ीशान आप मुझसे पढ़ेंगे तो उस सेशन में आप ही सिर्फ मौजूद होंगे, कोई सेकंड स्टूडेंट नहीं होगा। तो ये इसलिए ताकि आपको प्रॉपर 1 आवर मिले और आपकी क्वेरी आपको प्रॉपर अटेंशन दी जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त क्या हो रहा है कि बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स ऐसे कर रहे हैं कि वो ऑनलाइन में जूम में परचेज करते हैं जूम के मिनट्स एंड दे गो फॉर 20 सेशन, मींस 20 पीपल इन 1 आवर सेशन। अब आपने 20 पीपल को ऑनबोर्ड कर लिया है ऑनलाइन। अब हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ को देखते हैं कि ठीक है भाई ये बंदा 8,000 चार्ज कर रहा है, मैं इसको दे देता हूँ। लेकिन होता क्या है कि वो 20 सेशन 15 सेशन जितने भी प्रोवाइड कर रहे हैं, 1 आवर पे 20 स्टूडेंट हैं, आफ्टर 20 या 15 सेशंस वो कहते हैं भाई सॉरी अभी आप रेडी नहीं है, आपको 1 मंथ और देना है। इस तरीके से वो 3 महीने ही निकाल लेते हैं और स्टूडेंट का टाइम यहाँ पे वेस्ट हो रहा है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल किसी को समर इनटेक में जाना है या विंटर इनटेक में जाना है तो उस इनटेक से 4 मंथ्स पहले कंसल्टेंट को आइल्स का रिजल्ट चाहिए होता है ताकि वो आपके एडमिशन के प्रोसेस को फॉरवर्ड करे। अब स्टूडेंट वहाँ पे फंस चुका है, वो 8,000 दे रहा है और वो 20 बच्चों के साथ ऑनलाइन पढ़ रहा है, फिर अगले महीने वो 8,000 दे रहा है, 3 मंथ हो जाते हैं और उसके बाद भी वो डिज़ायर बैंड नहीं आ पाता है जो कि उसकी रिक्वायरमेंट है। तो अब मैं ये आपके मेट्रो और डेफिनेटली आपके प्रोग्राम मुस्कुराती सुबह के चैनल की तरफ से क्लियर करूँ कि जो भी स्टूडेंट हैं वो जहाँ पे भी जा रहे हैं उन्हें ये चाहिए कि वो कंसल्टेंट या आइल्स टीचर या टॉफल टीचर जो भी, उससे पहले तो ये पूछें कि आया कि वो कहीं से एफिलेटेड है या नहीं है। सेकेंड, वो कमिटमेंट करें कि आप उसको चलें 5 बच्चे आप पढ़ाते हैं एक बैच में, ठीक है, समझ में आ जाती है बात। इंटरनेशनल लॉ ये है जो कि हमें ट्रेनिंग मिली थी ऑस्ट्रेलिया से कि आइल्स की फ़िज़िकल क्लास में सिर्फ 3 स्टूडेंट होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये आइल्स के हमारे इंस्ट्रक्टर्स यूके और ऑस्ट्रेलिया के हमें गाइड करते हैं जब हमारी ट्रेनिंग होती है। इसीलिए स्टूडेंट इसके प्लेटफॉर्म में हम फिज़िकल 3 स्टूडेंट्स को रखते हैं, ऑनलाइन 1-on-1 करते हैं। लेकिन चलें ठीक है, आपको अर्न भी करना है, बिज़नेस भी करना है, आप 5 स्टूडेंट रख लीजिए। तो स्टूडेंट को सबसे पहले ये पूछना चाहिए कि आप कितने स्टूडेंट्स रखेंगे और अगर हम उस डिज़ायर्ड टाइम पे रेडी नहीं होते हैं तो क्या आप हमें एक्स्ट्रा सेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे या नहीं देंगे। एडमिशन फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। आजकल क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, मैं इनकी बात से एग्री करूँगा कि हमारे पास टैलेंट बहुत है, लेकिन क्योंकि इन्फ्लेशन इतना है कि लोग देखते हैं कि भाई वो 7-8 हज़ार में पढ़ा रहे हैं, वहाँ चले जाते हैं, ना कोई एडमिशन फॉर्म दिया जाता है, ना कोई रिक्वायरमेंट होती है, बस एक डेमो आपको 1-on-1 मिलता है, उसके बाद आप 15 लोगों के बीच में बैठे हुए होते हैं। इस वक्त कराची में बहुत सारे ऐसे मतलब कहना चाहिए इंस्टीट्यूट्स हैं, ऐसी जगहें हैं जहाँ पे ये काम हो रहा है, बट आपको भी पता है हम नाम नहीं ले सकते हैं, वी कैन नॉट गो विद दैट। बट ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस स्कैम से बचें। और सेकंड स्कैम जो है वो है डन बेस आइल्स, डन बेस पीटी। अब कैंडिडेट को ये कहा जाता है कि आपको डन बेस होगा, यानी कि आपने हमें अगर आइल्स की फ़ीस है 76,300 तो आपने हमें 90,000 देना है और आपके 7 बैंड्स आ जाएंगे। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो कहते हैं ठीक है बगैर पढ़े आ रहा है, उन्हें कोई इशू नहीं है, वो पैसे दे देते हैं। आफ्टर डेट क्या होता है, उनका रिजल्ट अपलोड भी होता है, ऐसा नहीं है कि वो अपलोड नहीं होता है। जब वो अपलोड होता है उसके बाद एक विदिन 1 आवर वो रिजल्ट गायब हो जाता है क्योंकि वो लिंक फेक होता है। तो ये जो डन बेस का स्कैम चल रहा है, इस चीज़ से हमें बचना चाहिए क्योंकि डन बेस आइल्स टॉफल पीटी कुछ भी नहीं। डन बेस वैसे भी एक बात है कि जो लोगों को एक और मैं आपकी तरफ से एक मतलब आपका सहारा लेते हुए लोगों को कहा जाता है कि हम यूके में डन बेस काम करा रहे हैं, आपको पासपोर्ट मिल जाएगा, आपको नेशनल हो जाएगा।
तो ये भी तमाम चीज़ें गलत हैं। इस बारे में मज़ीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह ज़ीशान असर। और जनाब वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। यासिर भाई की तरफ हम जाएंगे और हम ये जानेंगे कि जो लोग हम दीन और दुनिया के हवाले से, अच्छा जी हौसला टूटने की मैं बात यहाँ करूँगा, लेकिन मैं पहले इस बात की तरदीद करता हूँ कि इस्लाम में ऐसा कोई भी स्टेप उठाने की इजाज़त नहीं है जिसमें आपकी जान को हार्म हो, यानी आप सुसाइड की तरफ जाएँ या कोई भी ऐसा काम करें। लेकिन यासिर भाई मुझे ये बताएं कि जब आवाम खाने के पैसे नहीं हैं, पेट्रोल बढ़ता चला जा रहा है, फिर हमारे यहाँ पर एक फुकदान ये भी है कि प्राइसेस बढ़ जाती हैं, यानी पेट्रोल की बढ़ी तो हर चीज़ की प्राइस बढ़ी, लेकिन पेट्रोल कम होता है फिर वो प्राइसेस कम नहीं होती हैं। तो इस तरीके से लोग, जैसे कल परसों एक बंदा हाई टेंशन पोल पर चढ़ गया, फिर उसको बाद में डिक्लेयर किया कि ये तो हिरवंची है, हीरोइन पीता है, हालांकि वो बंदा बिल्कुल सदूता था। तो मुझे ये बताएं कि आपका क्या विज़न है टू विच, अगर हम इस्लाम की बात करें कि लोग ऐसे सख्त कदम उठाते हैं तो रियासत पर इसका ब्लेम तो जाता है, लेकिन हमें क्या इसका आउटकम मिलता है? देखिए ज़ीशान भाई, ये एक बड़ा डिटेल टॉपिक है कि इसमें एक इंडिविजुअल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अतराफ़ के लोगों की और समाज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड देन गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे ही है। ठीक है, अब अगर एक शख्स इस तरह का एक इंतहाई कोई कदम उठाता है, जैसे हम आजकल देखते हैं कि महंगाई से बेजार होकर खुदा न खास्ता किसी वालिद ने अपने बच्चों को मार दिया या वालदा ने मार दिया, फिर ख़ुद भी खुदकुशी कर ली, ये बड़ी एक्सट्रीम सिचुएशन होती है ना। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो कोई इंडिविजुअली इस तरह का स्टेप लेते हुए उसको वैसे भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन अब उसकी वही वाली बात है, उसकी मेंटल हेल्थ की क्या कंडीशन है, ये भी एक सिनेरियो है। अच्छा, थर्डली वो जो अल्लाह के रसूल ने बारहा फरमाया पड़ोसियों के हुकूक़ के बारे में, जिसके बारे में असहाब ने फरमाया कि जितनी मुतवातिर तलकीन अल्लाह के रसूल हमें पड़ोसियों के हुकूक़ के हवाले से करते रहे, तो हमें ये गुमान गालिब था कि शायद विरासत में भी पड़ोसियों का हिस्सा होगा। असहाब ये फरमाते हैं कि इतनी, अब ये क्या था और क्यों फरमाया कि आपके अतराफ़ के 40 घर आपके पड़ोसी हैं, कि उस शख्स की इबादत कबूल नहीं होती कि जिसका पड़ोसी भूखा हो। तो देखें, ये वो बुनियादी चीज़ें थी कि इस्लाम ने इस चीज़ को इस तरह से डिज़ाइन किया कि इन केस अगर रियासत इस तरह की चीज़ों को फुलफ़िल नहीं कर रही या नहीं कर पा रही ड्यू टू वॉट एवर द रीजंस आर, एज एन इंडिविजुअल हम जो है वो इन चीज़ों को देखें। आप देखें, एक ही मोहल्ले में, एक ही सोसाइटी में, ये अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह की तक़सीम है। एक शख्स बहुत गरीब है, दूसरा शख्स उसी मोहल्ले में बहुत अमीर रह रहा है। अब देखें, जिसके पास खाने को नहीं है वो देख रहा है कि बराबर वाले की या 2 गली छोड़कर एक शादी हो रही है जिसमें 10 दिनों से तकरीब चल रही है, हर तरह का आला तरीन खाना खाया जा रहा है, तो क्या उसके बच्चों के अंदर वो तड़प नहीं होगी? और क्या वो उस बच्चों को देखकर उस बाप के दिल पर क्या बीतती होगी? अगर वो शख्स जो इतनी बड़ी तकरीब कर रहा है, ठीक है, उस तकरीब से इनकार नहीं है, लेकिन अगर उसने भी हकीकतन हमसायों के हुकूक को समझा होता, तो जो उसके घर में खाया जा रहा है वो उस हमसाये के घर में भी यकीन पहुंचा जाता। आप देखें, बकरीद में भी हमारा भी अब बकरीद आने की आमद है। आप देखें, वो कहते हैं ना, एक उर्दू का एक मुहावरा है ना कि अंधा बांटे रेवड़ियाँ अपने अपनों में ना, तो हमारे में भी गोश्त बांटने का रिवाज में अपने अपनों में ज़्यादा है। अच्छा, लेकिन एक बात मैं बोलूँगा, अपनों में भी बांटते हैं, लेकिन गरीब के घर हड्डियाँ जाती है और अच्छा गोश्त उधर जाता है जो खुद 4 से 5 बैल या 5 से 6 बकरे कर रहे होते हैं। असल में अब देखें, फिर वही वाली बात है ज़ीशान भाई, बात आपने बजा फरमाई। देखें इसमें अब 2 रुख हैं। एक रुख इसका जो आप कह रहे हैं वो है, दूसरा रुख ये भी है कि आप देखिए कि ये रोडों पर जो हम घरों पे गरीब आ रहे होते हैं, जिनको आप गोश्त दे रहे होते हैं, बाद में यही गोश्त जो है वो 500 रुपये 600 रुपये किलो बिक रहा होता है। मतलब अब देखिए कि हमने हर चीज़ का टेढ़ा रास्ता निकाल लिया। ठीक है, किसी ने जो है दस्तर लगा के खाना खिलाना शुरू किया, उसकी नीयत ये होगी कि यार कोई भूखा ना रहे, लेकिन हमने उसका भी टेढ़ा रास्ता निकाल लिया। लेकिन एक बात मैं बोलूँ, यही बड़ा अच्छा इक़्तिदाम मैं हर प्रोग्राम में बेशतर इसकी बात करता हूँ। आपका जो तुर्किया में भी ऐसे चैरिटी प्रोग्राम्स होते हैं, और मैंने बड़ा अच्छा एक बयान सुना था अली भाई इसके भी। उन्होंने कहा ये खाना आपके लिए है, लेकिन आपको कितना बुरा लगेगा कि आपको मुफ्त खाना दिया जाए। आपके पास वहाँ पैकिंग है, प्रेसिंग है, बंचिंग यानी डब्बा बांधना है और उसको लोड करना है। अब जो काम आप करना चाहें आप करें। और उन्होंने एक स्पेसिफिक उनको टास्क दिया और उसके बाद कहा कि ये खाना तुम पहले खाओ या बाद में खाओ तुम्हारे, लेकिन तुम साथ लेकर भी जाओगे। मेहनत की मेहनत हो गई, उजरत की जगह खाना मिल गया। मतलब इतना नहीं कि फ़र्ज़ करें आपका खाना 1000 रुपये का 50,000 का काम करा, उन्होंने लिमिटेड 50 पीस पैक करो, 10 डब्बे पैक कर दो, वो करके तो लोगों के अंदर एक खुद मुख्तारी आ रही है। हमारे यहाँ पर मैं भी ये बार बार कहता हूँ कि आपके पास अगर पैसा है, मोहित भाई के पास पैसा है, लिहाजा भाई के पास पैसा है, आप ज़रूर खाना खिलाएं,
लेकिन साथ अगेंस्ट में थोड़ा बहुत कोई काम लें ताकि जिससे अगले बंदे की खुद मुख्तारी कायम रहे। देखिए मैं वही वो आप देखें जैसे आपने तुर्की की मिसाल दी, देखें सबसे अहम इम्पोर्टेंट एलिमेंट उसमें क्या आ रहा है, प्लानिंग। हमारे साथ प्लानिंग का प्रॉब्लम है ना। हमारे यहाँ पे दौड़ है ना, यासिर भाई ने अगर खाना खिलाया, आज बिरयानी खिलाई, मैं तो 2 दिन बिरयानी खिलाऊंगा। अब अली भाई उठते अबे 2 दिन बिरयानी, मैं तो साथ खीर भी दूंगा। हमारे यहाँ पर अल्लाह के बताए हुए तमाम रस्तों पर भी जो है वो कंपटीशन आ गया। एग्जैक्टली अब देखें ना, अब मैं अभी हम इत्तेफाक से ब्रेक में जो हम बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ जो बकरा ईद का जो सिलसिला चल रहा है, मुझे बताएं कि किसी और इस्लामी ममालिक में इस तरह से बकरा ईद का सिलसिला है कि अब वो गाय की कैट वॉक चल रही है और पता नहीं क्या कुछ हो रहा है और दीगर मामला हैं। तो देखिए हमने हर चीज़ को जो है ना वो एक फेस्टिवल सा बना दिया, हर चीज़ को हमने एक तफरी के उसमें ले गया। हालांकि ये एक आप देखें, अगर किसी शख्स के जहन में, मतलब मैं किसी को इख्तलाफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, अगर किसी शख्स के जहन में ये बात हो कि ये जो कुर्बानी का फरीज़ा है ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी देकर पूरा किया था, बतौर वालिद उन्होंने कुर्बान कर दिया था। नहीं, और बेसिकली कुर्बानी जो थी वो आपकी ईमान की थी और उनकी बीच की बातों की थी। हमारे यहाँ पर क्या है, गरीब है अगर तो उसके पीछे, अभी मैंने जो कहा कि मार के जैसे उन्होंने गिराया था औरत को, और वैसे वो हज़रत बड़े खुश इखलाक हैं जब आप गोश्त लेने जाएं, अल्लाह के रास्ते में देते हैं। तो मैं अक्सर, मैंने पीछे प्रोग्राम में भी कहा था कि आपने 3 करोड़ की कुर्बानी करनी है, सवाब अल्लाह ताला देता है आपको। ठीक है, एक वाक़या जिस पर मैं, अगर आप जी 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 कि एक शख्स था जिसने कोई 8-10 साल लगाकर पैसे जमा किए। पैसे जमा करने के बाद जैसे सुबह उसने पैसे जमा करवाने जाने हज के लिए, ठीक है, अल्लाह ताला रिवॉर्ड कैसे देता है, ये आंखों देखा लोगों का वाक़या है जो कि मैंने अखबार जहाँ में पढ़ा था। उन्होंने कहा कि रात को पड़ोस में एक अम्मा थी, उनको हार्ट अटैक हो गया, उनके बच्चों के पास कुछ भी नहीं था और डॉक्टर्स ने कहा कि इनकी फ़ौरन से पहले अगर ओपन हार्ट नहीं हुआ तो ये मर जाएंगी। तो कहते वो घर आए, उन्होंने पैसे उठाए और अम्मा को दे दिए और फिर रोने लगे तहज्जुद में कि अल्लाह ताला मैंने हज के लिए किया था, चल तेरी रज़ा इसी में। कहते हैं वक्त गुजर गया, लोग हज के लिए रवाना हुए और जब लोग वापस आए मिलने के लिए तो उसका नाम अली अहमद था, बंदे का मुझे आज भी याद है। उसने कहा अली अहमद तुम तो बड़े अजीब से शख्स हो भाई, मक्के में पहुँचे हुए, मदीने में पहुँचे हुए, उधर क्या कहते हैं मैदान अरफात में बैठे, तुम्हें आवाज़ें दे रहे, तुम सुन नहीं रहे। तो उसने बाकायदा कहा कि भाई मैं तो यहाँ था। तो कहते हैं एक नहीं, इलाके के 150 लोगों ने मुख्तलिफ इलाकों से जो उसको जानते थे, उसने कहा अली रज़ा तुम तो अच्छे रहे, तुम तो सबसे आगे बैठे हुए थे जहाँ खुतबा भी हो रहा था। तो अल्लाह तबारक व तआला आपको रिवॉर्ड देता है, रिवॉर्ड हर चीज़ का मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ पर दिखलावा के ज़ीशान आपको मेडिसिन दे रहे हैं, उसकी तस्वीर लगेगी भाई, हॉस्पिटल में जाके आपकी तस्वीरें खींचेंगी भाई, तो वो रिवॉर्ड फिर यही मिल गया ना। आप इसका मतलब अल्लाह से तिजारत तो कर ही नहीं रहे ना। लेकिन अगर आप ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू आप अल्लाह से तिजारत नहीं कर रहे। और फिर ऐसे लोगों का इज्तनाब भी करना चाहिए कि ऐसे लोगों से आप ना ही मिलें तो ज़्यादा बेहतर है। जी जी, शो ऑफ कर रहे होते हैं लोग, और अनफॉर्चुनेटली मैं चीज़ और क्लियर करूँ, बहुत सारे ऐसे नॉन रजिस्टर्ड एनजीओज़ हैं जो डोनेशन लेते हैं फॉर एग्जांपल, और वो जो फंसते हैं ना जिस वक्त जब उन पे एफआईआर होती है और जो एफआईए उनके साथ करती है तो वो ज़्यादा बेहतर है, चाहे वो प्रोड्यूसर की बीवी हो या डायरेक्टर की बीवी हो, सब कुछ होता है। क्योंकि आप अमाउंट ले रहे हैं कहीं से फॉर एग्जांपल 50,000 और आप दे रहे हैं सिर्फ 10,000, तो ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम, बहुत बड़ा सिनेरियो। जी भाई, इसमें भी जो टॉपिक हमारा चल रहा था इसमें मैं यही बात कहूँगा कि अमल का दारोमदार नियत पर है। तो जब लोगों के जहन में ये बात आ जाएगी कि उनकी ये कुर्बानी, उनका ये दिखावा, ये उनको कुछ नहीं देगा जो उनकी नीयत देगी। नीयत से ही सब कुछ मिलता है। अगर आपकी अच्छी नीयत हो और आप किसी को 10 रुपये भी दे रहे हैं या किसी की मदद कर रहे हैं, किसी गरीब का दुख बांट रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर है बानिस्बत है कि लाख रुपए दिखा कर देने से। तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ। और दूसरी बात ये कि कंपैरिजन, हमने अपने आप को एक दूसरे से जोड़ना शुरू कर दिया कि ये ऐसा, ये वैसा, ये वैसा, यहाँ हमारा सुकून उड़ गया। हम लोग सुकून से है नहीं। आप देखें, मैं हमेशा अपनी स्पीचेस में या जब भी मैं बात करता हूँ मैं एक बात कहता हूँ कि अपना सुकून तलाश करना है ना, तो अपनी जितनी अच्छी बातें हैं उस पर शुक्र अदा करो। हम हाथ हैं, पैर हैं, उठ रहे, बैठ रहे। अभी आपने बड़ी अच्छी बात की कि मैं भी इस जगह हूँ तो मैं यहाँ हूँ ना, मतलब ये भी तो अल्लाह का शुक्र अदा है कि हम इस जगह है। हम किसी निचले तबके में, नीचे नहीं, अपने से नीचे वालों को देखें,
उम्मीद करें अपने से ऊपर वाले की कि हम मेहनत करके उस जगह पहुंचेंगे, लेकिन शुक्र अदा करें, अपने दिल का सुकून रखें, तो अपने नीचे वाले को देख कर रखें कि अल्लाह ताला ने हमें अगर ये मकाम दिया है तो इसमें अल्लाह ताला की रज़ा है, और अल्लाह ताला हमें वो मकाम भी देगा जिसकी हम ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन शुक्र अदा ज़रूर करें, और अल्लाह शुक्र अदा करने वाले को नवाजता है। ये मैंने देखा भी है, मैंने ऑब्ज़र्व भी किया है। और ज़िंदगी में अगर हमें अल्लाह ताला ने 10 चीज़ें दी हैं और अगर एक चीज़ नहीं दी, तो उन 10 चीज़ों पे शुक्र अदा करें, ना कि उस एक चीज़ को लेके बैठ जाएं कि मेरे साथ ये क्यों हुआ। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला ने अगर आपको वो चीज़ नहीं दी जो कि आप बड़े दिल से चाहते थे, तो अल्लाह ताला ने उसका असर और सवाब आखिरत के लिए रख छोड़ा है कि अल्लाह ताला को पता है कि हम कहाँ गलत हैं, हम कहाँ गलत नहीं हैं। दिशान भी मैंने अपने साथ नोट किया है ये चीज़ कि अगर कभी प्रोफेशनल लाइफ है, लाजिम बात है हम ऑफिस में होते हैं, दूसरी चीज़ अगर मैं नोट करता हूँ कि यार यहाँ ज़्यादती हो रही है, यहाँ मेरे साथ नाजायज़ हो रहा है, और मैं खामोशी से जब मुस्कुरा के अल्लाह से बात करता हूँ, तो मैंने ये नोट किया है कि अल्लाह मुझे उससे ज़्यादा नवाजता है। मतलब ये एक दफ़ा नहीं हुआ, 2 दफ़ा, लेकिन करना क्या है कि हमें सब्र करना है, और अगर किसी को दिया जा रहा है तो उस पर खुश होना है, जलना नहीं है, हसद नहीं करना, और अल्लाह से उम्मीद लगानी है कि अल्लाह हमें सजा देगा। और मेरे साथ हुआ है, मतलब ये मैं रियल एग्जाम्पल है कि अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है इस वजह से कि मैंने दूसरे पे हसद नहीं किया, और बल्कि ख्वाहिश की कि चले ठीक है इसको मिल रहा है अल्लाह दे दे, लेकिन फिर मेरी बारी भी आएगी ना अल्लाह ने सर मैं नवाजा। यहाँ पे, क्योंकि हम प्रोग्राम के एंड की तरफ, मोहित भाई हमारे यहाँ पर ना, हमारे जब मैं अपने लिए भी बात करूँगा कि अगर मेरे पास 1 रुपया है ना, तो उसमें से 8 आने देने की ताकत मैं रखूँ। हमारे यहाँ पर क्या होता है, यार मेरा क्या होगा, तो आपका तो कुछ भी नहीं हो सकता जब वो नहीं चाहेगा। इसी के साथ आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन इन किया, और आज की बात में कोई बात बुरी लगी तो आई एम सॉरी फॉर इट। हम बात ये करेंगे कि अगर कोई भी गलती किसी की, आज डिस्कशन हमने की टोटली एक बात कि अगर कोई रिवॉर्ड नहीं लेना चाहता तो वो सिर्फ अल्लाह से लेना चाहता है रिवॉर्ड। और दूसरी चीज़ ये है कि जो बात जहाँ पर ख़त्म हुई वहाँ पर ख़त्म कर देनी चाहिए, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसको रिकॉल करना ज़रूरी होता है, ना सिर्फ इसके लिए कि हम किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं, बल्कि हम इसलिए बता रहे हैं कि आप भी उन चीज़ों से बचें जो अगर हम फेस कर चुके हैं या आप फेस कर चुके हैं, तो हम उस चीज़ों से बचें। इसी के साथ साथ अगर आप बात करते हैं मदद की, तो मदद करें, उसकी अल्लाह तबारक व तआला आपको जज़ा अता करता है। मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मैं किसी को पॉइंट आउट कर रहा हूँ, मेरे हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मैं किसी को टाउट आउट कर रहा हूँ, लेकिन यस, जब बात आती है अपनी बात ज़ात की या लोगों की ज़ात की, तो बात करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला पूछता है कि तुमने बात क्यों नहीं की थी। इसी के साथ इंटायर टीम ऑफ मेट्रो न्यूज़ को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज लेबर डे है, तो अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान की तमाम लेबर को खुद मुख्तार करें, आमीन सुम आमीन। इसी के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। इंशाल्लाह इस दुआ के साथ जा रहा हूँ कि वापस ज़रूर लौटूंगा, पीर के दिन आपसे मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।